एक मिनट आपी, आप बाहर की तरफ जाएं, मैं आ रहा हूँ। रास्ते में बच्चों और लड़कों की टोलियों से बचने के लिए इसने एक तरफ मौजूद चबूतरे से होते हुए बाहर जाने का इरादा किया। वहीं पर एक मेज़ के साथ चारपाई पर बैठे हुए एक बुजुर्ग हुक्का पीते हुए नजर आए थे। अस्सलाम वालेकुम कहती हुई वो आगे बढ़ना चाहती थी, मगर इनकी आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए थे। बेटा, वीडियो और तस्वीरें बनाने से पहले कम अज़ कम इजाज़त तो लेनी चाहिए थी ना, सलाम का जवाब देकर वो बोले थे। सॉरी दादाजी, दरअसल मैंने पिक्स इसलिए ली थी कि मैं घर जाकर देखूंगी कि कौन सा बकरा मेरे लिए मुनासिब रहेगा, या मैं कौन सा बकरा अफोर्ड कर सकती हूँ। मोबाइल ऑन करके बोली। अरे नहीं पुत्र, ऐसी बात नहीं है, बैठो। नहीं, मुझे जल्दी है। अगर मेरी दादो और मेरी मम्मा को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। वो इनके एहतराम में सर पर दुपट्टा टकाए हुए बोली। ठीक है पुत्र, दोबारा चक्कर लगाना, मैं तुम्हें सारे बकरों के बारे में खुद बताऊंगा। अच्छा दादाजी, अल्लाह हाफिज़। ये कहती हुई वो आगे बढ़ी थी। अच्छा, तो बकरे वाले अंकल को दादा भी बना लिया? रेहान ने आंखें फैलाते हुए कहा। नालायक, अच्छे खासे बुजुर्ग आदमी हैं, अदब करो, एहतराम करो, कल यही अदब काम आएगा। इसने रेहान के सर पर चित रसीद की थी। आपी, इट इज़ नॉट फेयर। मैं दादो को सब कुछ बता दूंगा। ये तो तुम बहुत अच्छा करोगे। मैं सिर्फ डांट खाऊंगा और पटाई तुम। मनाइल आंखें पटपटाते हुए बोली। नचार रेहान को मुंह बंद करना ही पड़ा। अनम को नींद आ रही थी, सुबह से उठी हुई थी। ईशा के बाद दादो के कानून के मुताबिक सबको सो जाना होता था, मगर इसे मनाहिल के सोने का मूड नजर नहीं आ रहा था। आधे से ज्यादा बेड बैग्स से भरा हुआ था। बड़ा बैग, यूनिवर्सिटी का बैग, शोल्डर बैग, पाउच, क्लच, दरवाजों में मौजूद सिक्के तक वो निकाल चुकी थी। फजूल खर्च मनाहिल के आधे से ज्यादा बैग्स में से 5 रुपए का सिक्का भी नहीं निकला था, जिस पर वो सड़े और बुरे मुंह बना रही थी। अनम को कुछ और समझ ना आया तो कहने लगी। आप ही, इस वक्त मुर्गी का गोश्त इतना महंगा हो रहा है, और अगर आप 1 किलो की कढ़ाई बनाकर ले जाएंगी ना तो वाह वाह हो जाएगी। चुप करो अनम की बच्ची, अभी मेरे आधे बैग्स बाकी हैं। जैसे ही इसने रेड पाउच खोला, 5-5 हज़ार के 2 करारे नोट इसके मुंतजिर थे, हरे हरे। वो चीखी थी। फिर किसी पर्स में से 500, किसी में 200, कहीं 50, और यूनिवर्सिटी के बैग में से 2500 रुपए निकले थे। 14,000 रुपए 100। मनाहिल से पहले अनम ने मनाहिल के हाथ में ही रकम गिन ली थी। आप अपने ये टट पूंजिए और गरीब बैग्स हटाएं ताकि मैं आराम से सो जाऊं। सारे बैग्स अनम ने मनाहिल की तरफ धकेले और महज 10 मिनट के अंदर ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगी, जबकि मनाहिल सोच रही थी कि अब बकरा कैसे खरीदा जाएगा। सुबह नाश्ते के बाद टेरेस पर टहलते हुए इसकी नज़र बकरों वाले दादाजी पर पड़ी। वो सड़क पर टहल रहे थे। जल्दी से अपना स्कार्फ उठाया और नीचे दौड़ी। कहाँ जा रही हो? दादो ने पीछे से आवाज़ दी। वॉक करने आती हूँ। ये कौन सा वक्त है वॉक करने का? दादो बुड़बुड़ाई। फिर दोबारा अपनी बहू से दोपहर के खाने का मेन्यू डिस्कस करने लगी। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम सलाम पुत्र, कैसी हो? जी ठीक। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझ बुढ़े को चलने फिरने की आदत है, चलते चलते ही मैं पूरा गाँव घूम लेता था। खेतों तक चला जाता था, इस बहाने लोगों से मुलाकात भी हो जाती थी और हाल अहवाल भी मालूम हो जाता था। मगर यहाँ तो लगता है ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा। इस दिन तुमसे बात की तो मुझे अपनी पोतियाँ और नवासियाँ याद आ गई। ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? वॉक करने। चलो ठीक है, फिर वॉक करते हैं। शहरियार देख यार, ये लड़की दादाजी को कैसे पटा रही है। नाश्ते के बाद कुर्बान और असद मलक चाय पी रहे थे। जब ही टेरेस पर बैठे हूँ तो दादाजी और मनाहिल को बात करते हुए देखा। शहरिया, जो कि दादाजी की हिदायत पर आधे बकरों को फार्म हाउस से ले जाने की तैयारी कर रहा था, चूक गया। क्या मतलब? मतलब ये है कि ऊपर आ, कुर्बान बोला। शहरिया जल्दी जल्दी से सीढ़ियां फलांगते हुए ऊपर पहुंचा था। कहीं ये तेरा चक्कर तो नहीं है? असद मलक ने इससे पूछा। मैंने 2 दिन पहले तक इस लड़की को नहीं देखा था, शहरिया ने जवाब दिया। तो फिर आखिर क्यों ये तुम्हारे घर और दादाजी के गिर्द परवानों की तरह चक्कर काट रही है? कुर्बान इसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। यार, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। शहरियर परेशान हुआ। जरा इससे हेलो हाय करके देखो, खुद ही मालूम हो जाएगा किस टाइप की लड़की है। ओके, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों भी आ जाओ। दादाजी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना मनाने। क्यों? कहो पुत्र। आपके सारे बकरे इतने महंगे हैं। ज़रा सी बात है कि बकौल आपके ये बहुत आला नस्ल के और अच्छे बकरे हैं, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी कुर्बानी करना चाहे तो वो क्या करेगा? जब आप लोग अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो इन गरीबों का ख्याल नहीं करते। मनाहिल की बात सुनकर
चौधरी दीदार बख्त ने इसे तहसीन अमेज निगाहों से देखा था। पुत्र, जितनी तू सोनी है इतनी ही सोनी गल की थी। बात दरअसल ये है कि अगर हम इन बकरों को, जो थोड़े सस्ते और मुनासिब दामों में मिल जाते हैं, यहाँ ले आएंगे तो हमारे गांव के लोगों के लिए मसला हो जाएगा। जो सस्ता जानवर ढूंढते हैं परेशान हो जाएंगे। कराची एक बड़ा शहर है, यहाँ पर हर तरह के लोग बसते हैं, इसलिए हर इलाके, गांव और शहरों के लोग अपने बेहतरीन जानवर यहाँ बेचने के लिए लाते हैं, ताकि ना सिर्फ अपनी इस खिदमत का अच्छा मुआवजा ले सके बल्कि दुनिया में इनकी वाहवाही भी हो जाए। अब वो वापस अपनी सड़क की तरफ आ रहे थे। अब मैं तुमसे एक बात कहूँ पुत्र, बुरा तो नहीं मानोगी? सामने से दादाजी को शहरियर अपनी जाने बढ़ता हुआ नजर आया था, जिसे उन्होंने इशारे से रुक जाने का कहा था। कहीं दादाजी, मैं सुन रही हूँ तुम्हारे पास शलवार कमीज नहीं है? है, बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन उलझन होती है। क्यों? बचपन से यही पहनती आई हूँ इसलिए। वो मासूमियत से बोली। ठीक है, पहनो, लेकिन एक दरखास्त है, जब मेरे पास आया करो तो वही कपड़े पहन कर आया करो, भाई के साथ। मैं अकेले नहीं रहता, घर में मर्द ही मर्द हैं, मेरा पोता, इसके 2 दोस्त और मेरे वफादार मुलाजिम। लेकिन आज कल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगी। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखकर बात मुकम्मल की थी। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। शहरियर को आता देखकर इसने घर का रुख किया था। दादाजी, ट्रक आने वाला है, मैं बकरे लोड करवा कर इन्हें फार्म हाउस लेकर जा रहा हूँ। ठीक है पुत्र, बेहतरीन रिज्क हलाल ही है। बेशक। सब आ गए। मनाहिल कहाँ है? बशीर अबरार ने घर पहुंचते ही नजर ना आने वाली मनाहिल को पूछा था। वो ज़ारा आपी से मिलने गई हैं। रेहान अपने पापा के बराबर में बैठता हुआ बोला था। जाओ, इसे बताओ कि पापा इसका इंतजार कर रहे हैं। यस बॉस। रेहान अपने सीने पर हाथ मारता हुआ सर झुकाकर बोला था। कम शरारती नहीं है ये भी। बशीर साहिब बोले। पापा। कुछ ही लम्हों बाद मनाहिल दाखिली दरवाजे में नमूदार हुई तो भागती हुई अपने पापा के गले लगी थी। पापा की जान कैसी है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में अनम चाय और लवाजमात की ट्रैली घसीटती हुई लाई थी। मम्मा साथ थी। ये तुमने क्या पहना हुआ? बशीर साहिब ने इसके शलवार कमीज पर गौर करते हुए कहा था। अम्मा, इसने आपका कहना मानना शुरू कर दिया है। जिस पर दादों ने हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मेरी बेटी बहुत अच्छी लग रही है। सच पापा, और दादाजी भी यही कह रहे थे। वो बेध्यानी में बोल पड़ी। कौन दादाजी? बशीर साहब चौंके। वो बराबर में जो शहरियर भाई रहते हैं ना, जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, इनके दादाजी आए हैं बहुत सारे बकरे लेकर। रेहान ने तफसील से बताते हुए कहा। और ये सारा वक्त वहीं गुजारती है? दादों ने शिकायत का मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। पापा बकरे देखने गई थी, रेहान साथ था। आई स्वेर। मनाहिल ने दादों की बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया था। जी, और इनकी रानों का गोश्त तोलने भी। अनब ने भी टुकड़ा लगाया था। मम्मा ने हंसकर चाय का कप लबों से लगाया था। पापा, मुझे प्रोजेक्ट मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके लिए मुझे बकरे के वेस्ट मटेरियल का तज्जिया करना था। आप खान बाबा से पूछ लें, क्या वो थैला भरवा कर नहीं लाए? तब ही इतनी बदबू आ रही है लान में। मम्मा ने नाक पर हाथ रखा। फिर भी बेटा, आप लड़की हैं, आपको हर जगह सोच समझ कर जाना चाहिए। ठीक है पापा। वो अपने पापा के कंधे से करीब होते हुए बोली। आइंदा ख्याल रखूंगी। और आप भी तो नहीं थे ना? चलो कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा आराम कर लूँ, रात को बात करते हैं। बशीर साहब ने गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए कहा। आज डिनर मनाहिल और अनम बना रही थी। अपने पापा के घर आने की खुशी में बशीर अबरार बेगम के साथ इस वक्त लाउंज में बैठे थे। दादो ईशा की नमाज पढ़ रही थी जब रेहान मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहा था। आज अम्मा क्या कर रही थी? मनाहिल और पड़ोसियों के बारे में क्या? मनाहिल हर वक्त वहाँ। बशीर अबरार परेशान थे। क्या कह रहे हैं आप बशीर साहब? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो एक दफ़ा रेहान के साथ बकरे देखने गई थी। इस वक्त सिर्फ वो बुजुर्ग अंकल थे जिनको ये दादाजी कहते हैं, ये इस वक्त बकरों का ख्याल करने वाले थे। रेहान इसके साथ था। ठीक है, मगर फिर भी नज़र रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। बशीर साहब ने इन्हें टोका था। इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मिसिस बशीर मुस्कुराईं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बशीर अबरार ने गहरी सांस अंदर ली थी। इसे आज दादाजी से बात करनी थी। बकरा ईद में कुछ ही दिन बाकी थे। अगर वो ओके कर देते तो मम्मा पापा को मनाना इसके लिए आसान हो जाता। मम्मा, मैं ज़ारा के घर जा रही हूँ। आज वो ज़ारा को लेकर दादाजी के घर जाती। ज़ारा बहुत दिनों से दादाजी का बाड़ा देखने
کے لیے کہہ رہی تھی۔ آج اس کی مما شاپنگ پر گئی تھی، اس لیے سوچا گھر میں بیٹھنے سے اچھا ہے کہ بکرے دیکھ لیے جائیں۔ اب تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ کچھ دیر بعد وہ اس کے کمرے میں تھی۔ 10 یار چلتے ہیں، 1 منٹ۔ یہ دادو کہاں جا رہی ہیں؟ ٹیرس سے باہر کی طرف نظریں دوڑاتے ہوئے مناہل نے جب دادو کو گھر سے باہر نکل کر دادا جی کے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو سچ مچ پسینہ آ گیا۔ ایک تو دادو بینا شک کرتی ہیں، وہ غصے میں بڑبڑائی۔ زارا اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ تو پھر یار تم ہی اپنی ضد چھوڑ دو، اگر پارٹی میں راہ نہیں ہوگی تو تمہاری ناک نہیں کٹ جائے گی۔ یار ہر انسان کی کوئی عزت ہوتی ہے اور زبان کا بھی بھرم ہوتا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس سال گھر میں قربانی نہیں ہوگی، اور وہ افسردہ ہوئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنے ڈریسز دکھاتی ہوں جو میں بقرہ عید کے لیے لائی تھی۔ اوکے۔ اور پھر وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ لان میں اب چند بکرے تھے مگر پھر بھی صفائی کا بہترین انتظام تھا۔ ایک طرف شہریار موبائل پکڑے بیٹھا تھا۔ مناہل کی دادو کو آتا دیکھ کر اس نے موبائل آف کر دیا تھا۔ آئیے ادھر بیٹھیے۔ دو انہیں اس چبوترے تک لے آیا تھا جہاں دادا جی چارپائی پر بیٹھ کر حقہ گڑگڑاتے تھے۔ برخوردار میں بیٹھنے نہیں آئی، اپنی پوتی کو ڈھونڈتی ہوئی آئی ہوں۔ پوتی؟ شہریار نے دانستہ طور پر انجان بنتے ہوئے پوچھا تھا۔ ویسے ابھی ایک چھوٹی سی بچی آئی تھی اپنے انکل اور بھائی کے ساتھ، آپ اس کا تو نہیں پوچھ رہے؟ ارے نہیں بھائی، میری پوتی تو ماشاءاللہ یونیورسٹی جاتی ہے۔ ویسے بکرے اچھے ہیں، اللہ کاروبار میں برکت دے، آمین۔ دادو یہ کہہ کر مناہل کو یہاں نہ دیکھ کر مطمئن انداز میں مڑی۔ ارے دادی اماں بیٹھے تو صحیح۔ توقیر دادی کے لیے چائے اور بسکٹ لاؤ۔ میں اپنے پوتا پوتیوں کی دادو ہوں تو تم بھی دادو ہی کہو۔ ٹھیک ہے دادو، پلیز بیٹھیں نا۔ شہریار کو منت سمائی کرتے ہوئے دیکھ کر دادو کو رکنا ہی پڑا۔ کچھ ہی لمحوں بعد توقیر چائے اور بسکٹ لے آیا تھا۔ دادو کو کوئی اور موضوع تو سمجھ نہیں آیا، شہریار کے گھریلو باتوں میں مصروف ہو گئی۔ گرما گرم سموسے اور چکوریاں، ساتھ میں املی کی چٹنی، رائتا اور مسلتے ہوئے آلووں کا سالن۔ ریحان کے منہ میں پانی آ رہا تھا مگر کیا کرتا، گھر میں نہیں تھا۔ شہریار کے دادا چودھری دیدار بخت کے سامنے موجود تھا۔ کھانا پتر کھا۔ او توقیر جلدی سے دودھ دہی کی لسی بنا لا، میرا چھوٹا مہمان خوش ہو جائے گا۔ چل بیٹا بسم اللہ۔ دادا جی کے کچوری اٹھاتے ہی ریحان نے بھی سموسا اٹھا لیا اور مزے مزے سے کھانے لگا۔ ایک بات بتا پتر، بھلا لڑکیوں کو بھی بکرے اچھے لگتے ہیں؟ جیسے مناہل پتر کو بکروں کو ایسے پسند کرنے والی لڑکی میں نے آج تک گاؤں میں بھی نہیں دیکھی۔ دادا جی بکرا نہیں، بکرے کی ران۔ کیا مطلب؟ دادا جی کے کان کھڑے ہوئے۔ مطلب یہ کہ دادا جی، اس نے سارا قصہ دادا جی کے گوش گزار کر دیا تھا۔ اس کے بعد دادا جی پوچھتے گئے اور وہ جواب بتاتا گیا۔ دادا جی بڑے مزے کی ہے، آپ کی مونچھوں پر سفید مونچھیں بن گئی ہیں، وہ ہنسا، اور تم بن مونچھوں کے مونچھوں والے بن گئے ہو۔